एक गांव में सीता का परिवार रहा करता था। सीता के दो बेटे पीयूष और ऋतिक थे। सीता ने अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे थे। सीता की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी। सीता के पति सिल्क का बिजनेस किया करते थे। उन्हें पैसों की कोई कमी ना थी। पीयूष और ऋतिक जब बहुत छोटा था, सीमा के पति की मृत्यु हो जाती है। अब ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपने मायके गांव आ जाती है। लोगों के घरों में काम करती, लेकिन अपने दोनों बेटे के पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। वक्त यूं ही गुजर गया। बड़ा बेटा पीयूष बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही तेज था। उसने पहले ही बार में IIT कंपटीशन कंप्लीट कर लिया। 4 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अमेरिका जॉब करने चला गया। अब इधर ऋतिक भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। पीयूष ने अमेरिका में ही अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली और सीता को बता दिया। ऋतिक भी अब बड़ा हो चुका था और जॉब कर रहा था। एक दिन सीता ऋतिक से बोली, मैं चाहती हूँ अब तू भी शादी कर ले। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे। ऋतिक ने निशा के बारे में बताया। अपने बेटे की पसंद जानकर सीता को कोई एतराज न था। बहुत जल्द ही निशा और ऋतिक की शादी हो गई। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। दोनों की शादी को अब 3 साल हो गए थे। ऋतिक ने निशा को पहले ही बता दिया था, उसके घर में उसकी मम्मी की ही चलती है। निशा पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वो भी सीता की हर बात मानती थी। एक दिन अचानक पड़ोस वाली सुनीता आंटी आ गई। सीता को मिठाई देते हुए बोली, बहन जी, मेरे बेटे की शादी को अभी 2 साल हुए हैं और मेरे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीता को ताने दे रही है। वो यह कहकर चली जाती है। अब सीता अपनी बहू निशा को टोकने लगती है। 3 साल बीत गए, तुम दोनों ने बहुत परहेज कर लिया। अरे मैं अपने पोते पोतियों के साथ कब खेलूंगी। वो पड़ोस वाले घर की सुनीता के घर में पोता हुआ है। ऋतिक शाम में ऑफिस से घर आता है। घर में सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। हर रूम में ताला लगा था। यह सब देखकर वह हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक ऋतिक के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी ऑफिस से आता, निशा जल्दी से डाइनिंग पर खाना लगाती, हाल चाल पूछती और बहुत सारी बातें करने लगती और वहीं पर माँ भी आकर बैठ जाया करती थी। शादी के 3 साल हो गए थे, लेकिन निशा ने अभी तक इस तरीकों को बदला नहीं था। मन में तरह तरह की बातें आने लगी थी। साथ माँ ने सारे कमरे में ताला लगा दिया और सामने वाला दरवाज़ा खुला रखा है ताकि मैं आकर आराम से बैठ सकूं। ऋतिक यही सब बातें सोच रहा था। सीता और निशा दोनों अंदर आई। ऋतिक दोनों को देखकर भागता हुआ उन दोनों के पास आया। आप दोनों कहाँ चले गए थे? निशा ने अपनी नजरें झुका ली। बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी, तुम सुनते ही नाचने लगोगे। सीता जितना खुश नजर आ रही थी, निशा उतनी ही उदास। बेटा, तुम बाप बनने वाले हो और मैं दादी। सीता ऋतिक का हाथ चूमते हुए बोली। यह बात सुनकर ऋतिक का दिल जोर से धड़क उठा और वह बहुत ही खुश था। निशा के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। वह बहुत ही परेशान लग रही थी। यह देखकर ऋतिक ने निशा से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें औलाद की खुशी नहीं हुई? निशा भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अरे बेटा, बहू शर्मा गई है। बेटा, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सीता मुंह में मिठाई डालते हुए बोली, यह ले मिठाई खा। ऋतिक जब अपने कमरे में आया, निशा गुस्लखाने में थी। निशा बातें नहीं कर रही थी और नजरें चुरा रही थी। ऋतिक बेड पर बैठकर निशा के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद आई। ऋतिक ने निशा का प्यार से हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें बच्चे के आने की खुशी नहीं हो रही? निशा चेहरे पर हल्का सा मुस्कान लाते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। आप बिना वजह ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। मुझे नींद आ रही है। और वह अपने बेड पर जाकर सो गई। अगले सुबह जब ऋतिक ऑफिस जा रहा था, ऋतिक अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को देख रहा था। एक तरफ माँ की खुशी का ठिकाना न था, दूसरी तरफ पत्नी बहुत ही उदास और बेचैन नजर आ रही थी। सीता ने ऋतिक से कहा, बेटा, मुझे 15,000 दे दे, डॉक्टर ने मांगा है। निशा को पूरे 9 महीने तक बकरे के मीट का सूप पिलाना है।
जब तक यह नहीं पिएगी जान नहीं आएगी। तुम यह देखते नहीं कि निशा कितनी कमजोर सी लगती है। डॉक्टर ने कहा है उसके बदन में खून नहीं है। जब तक इस मीट का सूप नहीं पिएगी उसके बदन में खून नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके लिए ताजे बकरे का मीट लेकर आऊँ और उसका सूप बनाकर उसे पूरे महीने पिलाऊंगी। तभी उसकी औलाद भी तंदुरुस्त पैदा होगी। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋतिक ने कहा, माँ ऑफिस के पास में ही बकरे का मीट मिलता है। आपको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं आते टाइम बकरे का मीट लेता आऊँगा। अपने बेटे की बातें सुनकर सीता चिढ़ गई और कहने लगी, तुझे तो मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अरे मैं अपनी बहू का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती हूँ। तू तो ऑफिस से शाम के समय आता है और कभी कभी लेट भी हो जाता है। अरे मैं इसे समय पर पिलाऊंगी तभी तो असर होगा। आज अपनी माँ को ऋतिक देखकर बहुत ही हैरान था। यह वो ही थी जब पीयूष अपनी पत्नी को प्रेगनेंसी के समय यहाँ लेकर आया था। अरे इसे जब देखो आराम करती रहती है, काम करेगी तभी सेहतमंद बच्चे होंगे। और आज निशा से कह रही थी, बेटा बस तुम आराम करो, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहू का खुद से ख्याल रखूंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऋतिक अपने कमरे में गया और 15,000 रुपये सीता को देते हुए बोला, माँ आप नाराज मत हुआ करो बस। उसके बाद ऋतिक ऑफिस चला गया। रात में ऋतिक निशा से बातें पूछने की कोशिश करने लगा। निशा बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही थी। वह उससे कुछ छिपा रही है, यह बताना ही ना चाहती हो। इसलिए ऋतिक ने उसे ज़्यादा परेशान करना सही नहीं समझा। निशा इसी तरह खुश रहे ताकि उसका आने वाला बच्चा सेहतमंद हो। ऋतिक अपने निशा से बातें कर रहा था, तभी घर में किसी के आने की आहट होती है। उस टाइम सीता आई थी, अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला पकड़े हुई थी। ऋतिक ने कहा, माँ यह क्या चीज़ है। बेटा मैं मीट लेकर आई हूँ, निशा के लिए, आखिर उसका भी तो ख्याल रखना है। सीता ने बहुत ही अलग तरह से यह बातें की थी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे भी शर्म आ रही थी। ऋतिक सोचने लगा, माँ के मीट लाने से पहले मैं घर आ गया हूँ, मुझे नहीं लाने दिया और खुद लेकर आई है। मन में सवाल आ रहा था, पता नहीं माँ के मन में क्या चल रहा है। उसके हर एक अंदाज से तेजी झलकती हुई नजर आ रही थी। सीता किचन में गई और फ्रिज में मीट को रखते हुए बोली, यह मीट कोई भी नहीं खाएगा, यह सिर्फ मैंने अपनी बहू के लिए लाई है। वही यह मीट खाएगी और बाकी सभी घर वालों के लिए मैं सब्जी बना लूँगी। मीट बहुत ही महंगा मिलता है और मेरी बहू को इस टाइम ज़रूरत है। मैं अपनी बहू का ख्याल अपनी बेटी से बढ़कर रखूंगी, वरना लोग कहेंगे ससुराल वाले बहू का इज्जत कदर नहीं करते। सीमा बहुत ही अजीब अजीब बातें और व्यवहार कर रही थी। ऋतिक अपनी माँ की ऐसी बातें और व्यवहार से हैरान हो रहा था। यह मीट कोई भी नहीं खाएगा निशा के अलावा, क्योंकि उसने ही बच्चे को जन्म देना है। डॉक्टर की खास बताई हुई चीज़ है। ताज़ा और महंगा वाला मीट लेकर आई हूँ। अपनी माँ की इन बातों पर ऋतिक को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सीमा कभी भी महंगी चीज नहीं लाया करती थी। एक दिन सीता ने ऋतिक को पूरी तरह ही हैरान कर दिया। संडे का दिन था और ऋतिक घर पर ही था। सीता किचन में मीट का सूप बना रही थी। जैसे ही ऋतिक किचन में आने लगा, रुक जा बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋतिक वहीं पर रुक गया। बेटा मैं अभी अपनी बहू के लिए सूप बना रही हूँ। कोई भी मर्द सूप बनाता हुआ देख ले, बच्चे पर बहुत बुरा असर होता है, इसलिए मेरे बनाने के बाद तू आना। ऋतिक ने भी अपनी माँ की इस बात का कोई एतराज नहीं किया। वह सोच रहा था, फिलहाल यह सारी चीजें माँ हमारे और हमारे बच्चे के भले के लिए ही तो कर रही हैं। सभी के लिए सब्जी बने थे और निशा के लिए मीट बनाई थी। डाइनिंग पर सब्जी और मीट लगाते हुए सीता ने सभी को आवाज देकर बुलाया। ऋतिक को वह मीट देखकर बहुत ही घिन आ रही थी। बहू मैंने यह मीट तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें ही इसे खाना है, बाकी सभी लोग सब्जी खाएंगे। माँ मैं ये मीट नहीं खाऊंगी। देख रहा है बेटा ऋतिक, तू इतनी परेशानी से मैं बाजार से जाकर मीट लाई हूँ और फिर इतना मुश्किल से उसे बनाया है।
और तुमसे यह खाया नहीं जा रहा है। आजकल के बच्चे की बहुत अजीब सी तबीयत हो गई है। सही चीज़ खाते नहीं और गलत चीज़ सुबह शाम खाते रहते हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अपनी सास का लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद बेचारी निशा किसी तरह कड़वा घूंट पीकर सूप पीने लगी। ऋतिक बस अपनी पत्नी को देखे जा रहा था और उसे उस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वह अपनी माँ की बातों को टाल भी नहीं सकता था। निशा अपने कमरे में गई और बेड पर सोते हुए बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। निशा की बातें सुनकर सीता भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा शुरू का दिन है, इन दिनों में वैसे भी तबीयत खराब रहती है। बात बात पर डॉक्टर के पास जाओगी तो तुम्हें वहम हो जाएगा, और डॉक्टर का काम ही है पैसा लूटना। न जाने कितने चेकअप कराएंगे और पैसे लूट लेंगे। इसलिए अच्छा है कि अपना ख्याल रखो और आराम करो। अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दर्द कम हुआ तो निशा भी सो गई। सीता कहने लगी, देखो बेटा, मैंने कहा था ना, इस समय ऐसे थोड़े बहुत परेशानियां होते रहते हैं। डॉक्टर के पास बार बार जाना ठीक नहीं है। सीता भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब निशा की तबीयत और भी ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अब उसे इतनी तकलीफ होने लगी थी कि वह रात भर जाग जाया करती थी और बिस्तर पर ठीक से सो भी नहीं पाती थी। एक दिन निशा रोते हुए पीयूष ऋतिक से बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई तो मर जाऊंगी। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तुम मेरे पति होकर भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। आपको आखिर क्या हो गया है? ऋतिक ने निशा की बातें सुनी और वह तड़प उठा। ऋतिक उठा और कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। दोनों को जाते देख सीता बोली, बेटा तुम दोनों इस समय कहाँ जा रहे हो? माँ, निशा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अरे बेटा, यह सब तेरी पत्नी का ढोंग है, मैं तो इसका इतना ख्याल रखती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है तेरी पत्नी को। ऋतिक अपनी माँ की बातें सुनकर तमतमा उठा और कहने लगा, बस करो माँ, देख रही हो ये चल नहीं पा रही है, सांसें फूल रही है। अब भी तुम्हें यह सब नाटक लगता है? यह हमारा पर्सनल और जाति मामला है, तुम बीच में मत बोलो। अपने बेटे की बातें सुनकर सीता चुप हो गई। निशा चल नहीं पा रही थी तो ऋतिक ने उसे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद बताया, डिप्रेशन और बेचैनी की शिकार है, जिसकी वजह से बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। निशा के खून में चर्बी बढ़ने लगी है, उसके लिए कम चर्बी वाला खाना खाना होगा और साथ ही साथ टहलना भी होगा। ऐसी बातें सुनकर ऋतिक बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि निशा तो पहले से बहुत ही तंदुरुस्त थी। उसके शरीर में कभी भी ऐसी वैसी कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके बदन में चर्बी बढ़ने लगी थी। यह बात बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऋतिक घर आया तो सीमा इंतजार कर रही थी। देखते ही कहने लगी, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? तुम जैसे लोगों को किसी पर विश्वास नहीं होता, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हैं। तुम ऐसे ही रोज अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हारा बच्चा ठीक साबित नहीं होगा। अरे डॉक्टर के पास जितनी बार जाओगी उतना ही तरह की बातें बताएंगे। उसे पैदा होने तो देता, उसे दुनिया में आने तो देता। तुम पछताओगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, तुम अपनी पत्नी की बातों में आकर किस बुरे रास्ते पर चल पड़े हो। एक बार तुम्हारी अपनी औलाद इस दुनिया में आ जाए तो तुम्हें समझ आ जाएगी तुमने कितनी बड़ी गलती की है अपनी माँ की बातें ना मानकर। ऋतिक अपनी माँ की इस तरह के व्यवहार को देखकर हैरान था। मेरी माँ मुझे ही बद्दुआ पर बद्दुआ दिए जा रही है, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं। अब ऋतिक को थोड़ा डर लगने लगा था। माँ जब भी इतना गुस्सा होती है तो वह खाना पीना अलग कर लेती है, और इतनी अच्छी तरह से वह उसकी पत्नी का ध्यान रख रही थी। दिन भर तो वह ऑफिस में रहता था, बातें भी बंद कर दिया करती थी। जब ऋतिक अपने ऑफिस से आता तो सीता अपने कमरे में चली जाती। जब ऋतिक ने इसका कारण पूछा तो वह कहने लगी, मैं बस अपने बेटे को देख लेती हूँ, सही सलामत है कि नहीं। इन बातों पर दोनों हंस पड़े थे। अब तो उसे अपनी पत्नी की बहुत ही चिंता होने लगी थी। लेकिन रात होते ही फिर सीता मीट का सूप बनाकर लेकर आई।
निशा के कमरे में जाकर बोली, बेटा मैं उस समय गुस्से में थी। मैंने जो भी बोला उस पर शर्मिंदा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। बहुत ही खुशी होगी, हमारे घर में एक नया मेहमान आ रहा है। आज के बाद हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हें परेशानी हो। माँ का बदलता हुआ व्यवहार देखकर ऋतिक हैरान था। ऋतिक ने कुछ नहीं कहा, फिर भी ना जाने क्यों उसे शक हो रहा था अपनी माँ पर। एक दिन ऋतिक ऑफिस से आ रहा था तो अपनी माँ को रास्ते में देखा, लेकिन वह जैसे ही अपनी माँ का पीछा करने लगा वह कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। अब तो उसे और भी ज़्यादा शक होने लगा था। ऋतिक ने निशा से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं बताया। अब वह खुद ही पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने एक हफ्ते के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। ऑफिस के समय बाहर चला जाता ताकि वह अपनी माँ के बारे में पता लगा सके। अपनी माँ पर बहुत ही गहरी नज़रें रखने लगा। शाम 5 बजे का समय था। जिस समय ऋतिक ऑफिस से आता था उसी समय उसकी माँ घर पर नहीं होती थी। 5 बजे के समय सीता अपने घर से निकली। हाथ में छोटा सा थैला था। ऋतिक अपनी माँ पर शक की नज़रों से देखता हुआ अपनी माँ का पीछा करता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उस थैले से एक काला चादर निकाला, ओढ़कर अपना मुंह छुपा लिया। पैदल ही बहुत तेजी से चलती जा रही थी। मन में न जाने हजारों सवाल आ रहे थे, पर आज सच जानना है तो जानना है। पीछा करते करते बहुत दूर आ गए थे, 4-5 किलोमीटर दूर। बहुत दूर जाने के बाद ऋतिक थक गया और सोचने लगा क्यों ना माँ के पास ही जाकर पूछ लूँ। जैसे ही वह अपने कदम की स्पीड बढ़ाता है उसके मन में यह ख्याल आता है, पूछने पर तो माँ मुझे कभी नहीं बताएगी। जब इतना दूर आ ही गया हूँ, थोड़ा दूर और देख लेता हूँ। सीमा एक दुकान के अंदर चली गई। यह देखकर ऋतिक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बड़ा सा दुकान था, उसके अंदर एक ऊँट थी। सीता ने एक आदमी को बुलाया और कहा, जल्दी से इस ऊँट के पीछे वाला हिस्सा काट कर मुझे दे दो, 3 किलो इस पन्नी में। मैं ऐसे ही रोज आऊंगी तुमसे मीट लेने के लिए। फिलहाल तुम इतना कीमती जानवर मेरे लिए यहाँ लेकर आ गए हो। वैसे तुम्हारा बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इस जानवर से काम भी करवाते हो और कम दामों में मीट भी बेच लेते हो। माताजी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाइए। मुझे आपकी जुबान पर विश्वास है। ऋतिक ने यह सब देखा तो वह तमतमा उठा। वह जल्दी से उस दुकान में पहुँचा और गुस्साते हुए बोला। सीता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर परेशान हो गई। उसके सर पर जैसे बिजली ही गिर पड़ी हो। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाते हुए बोली, बेटा तू ऑफिस में था ना। वह अपने आप को संभालते हुए खुद को काबू में पाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से ऋतिक की आंखें लाल थी। सीता की नज़रें झुकी थी, लेकिन शब्द में अहंकार बाकी था। धीरे से बोली, बेटा मैं यह ऊँट का मीट देखने आई थी। मैं अपने कुत्ते के लिए मीट खरीदने आई हूँ। तुम्हें तो पता है बाजार में मीट कितना महंगा मिलता है। माँ अब बस करो, पागल किसी और को बनाना। ऋतिक गुस्साते हुए बोला। सीता अपने बेटे को असली रूप दिखाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पत्नी को बकरी का मीट खिलाऊंगी? मेरी मत मारी गई है इस महंगाई में। मैं तुम्हारी पत्नी को इतना महंगा मीट का सूप पिलाऊंगी। घर चलाने के लिए मुझे एक कौड़ी नहीं देते। अपनी पत्नी के लिए पैसे निकल गए। तुम्हारे पास तो अपनी माँ के लिए कभी पैसे ही नहीं होते। सारे पैसे मैं बकरे के सूप में ख़त्म कर दूं, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? तुम्हारी पत्नी के लिए बकरे की मीट लेकर आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ की बातें सुनकर ऋतिक और भी ज़्यादा तमतमा उठता है। ऋतिक आसपास देखता है, चारों तरफ चहल पहल थे। वह कुछ कहना ठीक नहीं समझता। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैंने आपको पैसे देने से कब मना किया? आप जो कुछ भी कर रही हैं, आप अपनी नफरत की वजह से कर रही हैं। इसमें मेरा या मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। आपने जो भी किया मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बेटा तुम देख लेना भगवान तुम्हें कैसा दिन दिखाता है। तुम्हारी पत्नी जो बच्चा जन्म देगी ना, वह ऊँट का ही बच्चा होगा, इंसान का नहीं होगा। क्यों नहीं कि मैंने उसे ऊँट का सूप पिलाया है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए यह सब कर रही थी। तुमने बीच में टोक लगाकर यह सारी तपस्या भंग कर दी।
मैं तुम्हारे पहले औलाद से अपने अंदर शक्ति लाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से क्या मतलब। तुम्हें तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की पड़ी है। तुम्हें तो अपनी पत्नी की ही पड़ी है। देख लेना, तुम्हें कोई भी खूबसूरत बच्चा नहीं होगा। इतना बदसूरत होगा कि दुनिया उसे देखेगी भी नहीं। इतना कहकर सीता तेजी कदमों से चल पड़ी। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋतिक भी कांप उठा। मैंने अपनी माँ से इतनी बदतमीजी कर दी, मुझे कोई बद्दुआ ना दे दे। ऋतिक भी पीछे पीछे घर जाने लगा। आज ऋतिक की बर्दाश्त खत्म हो गई थी और अपनी माँ से रास्ते में ही लड़ाई कर लिया। ऋतिक जैसे ही घर पहुंचा, निशा बहुत ही तड़प रही थी। क्या हुआ निशा, कुछ हुआ है क्या? निशा बोली, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। ऋतिक ने जल्दी से निशा को लिया और हॉस्पिटल लेकर चला गया। ऋतिक ने निशा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसे अपनी माँ का ध्यान आया। उसने माँ को फ़ोन मिलाया। माँ, निशा हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम जल्दी से आ जाओ। सीता बस फ़ोन पर एक ही बातें करती जा रही थी। तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, अब तू बहुत पछताएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएगा। मेरी हाय लगेगी, ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। ऋतिक हमेशा इस बात से डरता था कि माँ बाप की बद्दुआएं लग जाती है, लेकिन उस दिन पहली बार एहसास हुआ ऊपर वाला भी इंसाफ करता है। वह बार बार इंसाफ करता है। सीता ने अपनी बहू को नफरत की आग में गधे का ऊंट का मीट खिलाया था। शायद अपने बेटे और बहू का तमाशा देखना चाहती थी। लेकिन अजीब सी बात तो यह हुई, जिस दिन निशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सीता गाड़ी से अस्पताल आ रही थी, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। जब ऋतिक को यह बात पता चली, ऋतिक जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर आकर बोला, इनके पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान जा सकती है। ऋतिक ने भी हार मानकर अपनी माँ का पैर कटवा दिया। एक तरफ ऋतिक खुश था तो दूसरी तरफ तकलीफ में भी, क्योंकि बेटी के आने की खुशी और माँ की तकलीफ। ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है। जो कदम बुराई के लिए चलकर गए थे, भगवान ने उन्हें सजा भी दे दिए थे। कुछ दिनों बाद सीता अपने घर आ गई, फिर भी अपने बेटे से कह रही थी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे साथ में लेकर जाते तो ऐसा कभी भी ना होता। इस बात को ऋतिक समझता था कि भगवान का श्राप था उसकी माँ पर, क्योंकि वह एक मासूम की जान के पीछे पड़ी हुई थी और अपने आप को ना जाने वह क्यों शक्तिशाली बनाना चाहती थी। वह उसके पहले औलाद को खा जाना चाहती थी और यह सब किसी ढोंगी बाबा के कहने पर कर रही थी। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में वह गलत रास्ते को अपना कर बैठी थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर ऋतिक को उसकी माँ की बद्दुआ लगी होती, उसकी बेटी अपाहिज, निंगड़ी या अंधी पैदा होती, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही सेहतमंद पैदा हुई थी। ऋतिक अपनी माँ को गुनहगार मानता था और उसे उसकी सजा मिल गई। ऋतिक और निशा ने अपनी माँ की बहुत ही सेवा की। अब सीता ढोंगी बाबा से बहुत ही दूर जा चुकी है। उसका दिमाग कुछ अलग होने लगा है। वह चल फिर तो सकती है, लेकिन ऋतिक अब उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं देता। उसे डरा दिया है कि बाहर जाने पर फिर से एक्सीडेंट हो सकता है तो फिर कभी भी चल नहीं पाएंगी। कुछ साल बीत जाने के बाद सीता का ढोंगी बाबा की तरफ से नशा पूरी तरफ से उतर चुका है। अब वह अपने बेटे, बहू और पोती से बेइंतहा प्यार करती है। ऋतिक भी अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।